चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एम आई ऑडिबल एंड माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, सो आई कैन नो कि अगर कोई भी दिक्कत आए कि अगर आपको दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरे को पता चल सके। ठीक है। हम कल एनसी डे का माइंड मेथड के 35 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए उससे आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं आपसे सबसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज करके क्लास में बैठे होंगे। ठीक है, या 2-5 मिनट में पहले फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 5 मिनट अपन रिवीजन का दे सकते हैं। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्लिप और फॉल्ट में दोनों साइड में सपोर्ट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है स्टार्टा को फ्रैक्चर, और स्टार्टा वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड। तो इसलिए अपन को दोनों तरफ सपोर्ट सिस्टम लगाना होता है। फिर रिवर्स फोल्ड, नॉर्मल फोल्ड, स्ट्राइक फोल्ड। फिर अगले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इनटेक और रिटर्न जो होता है वहां पे क्लोज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रिवेंट द मेथेन एक्सप्लोजन बाय डिलेइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द, कि अपन दोनों तरफ लगाने का कारण यही है कि हम मिथेन एक्सप्लोजन को रोकना चाहते हैं। ठीक है। आप वाटर स्प्रेइंग क्यों करते हैं, पहले ब्लास्ट से मतलब शॉर्ट फायरिंग से पहले और बाद में क्यों करते हैं, इससे भी इन द ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लोजन हैजार्डस ऑफ द कोल डस्ट। फ्लीट एंगल कम क्यों होता है, क्योंकि ये वियर और टीयर कम करता है। फिर हमने देखा कि द हेवी टाइप ऑफ द स्टोन बैरियर, हमने स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में भी देखा। लाइट क्या होता है, हेवी क्या होता है, कितना क्या होता है, कितने स्क्वायर में कितना होता है। तो यही बोल रहा है कि हेवी वाला पीछे क्यों होता है, क्योंकि वो उसको अपॉर्चुनिटी देता है टू डेवलप द गेट वायलेशन। अगर ज्यादा थोड़ा एक्सप्लोजन बढ़ता जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस होगी, ज्यादा डेवलप होगा तो हेवी वाले को भी टॉपल कर देगा, जिससे कि जल्दी से वो एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सके। मैक्सिमम स्पोर्ट्स आर ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर के अंदर में ही क्यों होता है, जो फ्रेशली एक्सपोज होता है, क्योंकि वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम तो होता नहीं, अनसपोर्टेड होता है। जैसे ब्लास्टिंग करते हैं वहां तो अपन आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं ना सपोर्ट सिस्टम, और वहां पे क्या होता है कि जो भी अपना स्टार्टअप प्रेशर है वो भी एज पे चला जाता है, इसलिए अपन को वहां पे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रूफ होल से होते हैं। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का कोज क्या होता है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम आप अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो। सबसे बढ़िया मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप सपोर्ट सिस्टम अच्छा करो, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर अपने अगले क्वेश्चन में देखे थे कंट्रोल द सेल रूप। सेल रूप का क्या रहता है, अगर आपकी सेल रूप हो तो वो क्या होता है, सेल रूप इजीली वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो डिपार्ट कर जाता है, जो कि हैंडल बहुत डिफिकल्टीज होती है ना उसमें। ऑक्सीटिलीन फ्लेम वेल्डिंग कटिंग अगर 3rd डिग्री में यूज करना है तो आपको डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी माइन सेफ्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 आप जानते हो नहीं जानते हो तो मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में रिवीजन किया होगा आपने। फिर हमने पैनल के बारे में देखा कि पैनल कैसे डिसाइड होता है, आपका जो भी इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कॉल का, उस बेसिस पे हम पैनल डिसाइड करते हैं। वो मेजर फैक्टर है, और भी कारण है बट मेजर क्राइटेरिया वही है। अगर वर्क माइन इंस्पेक्टर के बारे में पूछा जाए तो 3 वर्क माइन इंस्पेक्टर होता है। इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस क्या होता है, ये भी बात कर रहे थे कि इनहेरेंट वो इनकेपेबल होता है टू जनरेट और क्रिएट एनी स्पार्क। ठीक है, ये देखा ग्रेविनोमेट्री डस्ट सैंपलर 2.5 लीटर पर मिनट होता है। फिर ये ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर वो भी इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस ही होता है। फिर हमने देखा है डिटोनेटर और सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी कि इसमें P5 वाला यूज, केवल P5 यूज करेंगे, इसमें नॉन इंसेंटिव कॉपर शॉर्ट डिले यूज करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि इसमें चार्जिंग मैक्सिमम चार्जिंग 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अगर डिग्री 1 डिग्री 2 है तो 1000 ग्राम, और अगर डिग्री 3 है, डिग्री 1 है तो आपको चाहिए 1000 ग्राम तक आप यूज कर सकते हो। अगर डिग्री 2 और डिग्री 3 है तो आप केवल 565 ग्राम यूज करोगे। ठीक है, पर होल। डिले के बारे में बात करी थी कि पहले और लास्ट होल के बीच में जो डिले होता है वो 150 मिली
सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड होल जो कंजुगेटली ब्लास्ट हो रहे हैं उनके बीच में 60 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि वहां पे एयर होता है 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट चाहिए। फिर डिग्री 3 में 300 क्यूबिक मीटर चाहिए। ठीक है। और कोई भी ब्लास्ट कर रहे हो उससे 20 मीटर की रेडियस में आपको इनफ्लेमेबल गैस चेक करनी पड़ेगी। जहां पे भी आप ब्लास्ट कर रहे हो उससे 90 मीटर तक आपको वाटर स्प्रेइंग करनी पड़ेगी। एक बार में आप 25 होल तक ब्लास्ट मार सकते हो। और जहां पे 0.5 से ज्यादा मिथेन हो या पे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो वहां पे सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। ये हमने सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में अच्छे से देखा था। फिर कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजन, सीओ फॉर्म्ड और O2 एब्जॉर्ब, इसको हम ग्राम रेशियो भी बोलते हैं। और अगर इसमें अलग अलग परसेंटेज है जो भी हमने देखे थे कि क्या क्या रहता है कि अगर मान लो 1% से ज्यादा तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग, 2% से ज्यादा है या 2% है तो उसको बोलते हैं एक्टिव फायर है। और अगर 3% है तो मोर इंडिकेटिव मतलब एक्टिव फायर है। ये हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू CMR क्या क्या प्रोविजन है कि हर 7 दिन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को करना जांच करनी है। और हर 30 दिन में आपको जो ग्राम रेशियो या CO फॉर्म्ड और O2 एब्जॉर्ब उसका रेशियो निकालने हैं। ये वाला देख ही चुके हैं। दो शाफ्ट को पास में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसमें 60 पिलर है, उसका पॉसिबिलिटी है कि वो वीक हो जाएगा जिससे कि लीकेज होने के चांस होते हैं। मेन पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लान में हम ओमस वगैरह थोड़ी लिखेंगे, कैटेगरी ऑफ पर्सन थोड़ी लिखेंगे। उसमें तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, मंथ कौन सा है, कितने आदमी काम कर रहे हैं, वो चीजें लिख देंगे। हम हेवी टाइप के बेरियर में देखे थे कि 60 वाला 60 और जो लाइट वाला है उसमें 30। तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपका जो ये लाइट वाला है तो 30, ये मैं चार्ट बना के भी बताया था कि अगर लाइट और यहाँ हेवी लिखा था, ये 30, ये 60। और यहाँ पे अगर ये अपन पर मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये आपको स्क्वायर वाले में पूछे तो ये 110, ये 390। जैसे यहाँ पे लाइट का पूछा तो 110 किलोग्राम यूज करेंगे पर मीटर, और यहाँ पे 30 किलोग्राम पर मीटर यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का पूछा तो 110 किलोग्राम पूछा है। और वहां पिछले वाले में ये पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, कुछ भी पूछ सकता है ना। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको आंसर देंगे। डिस्टेंस के बारे में तो मिनिमम डिस्टेंस देखा तो 135, मैक्सिमम देखा तो 365। केप लेंथ, केप लेंथ भी आल्सो फ्लेम प्रूफ भी होता है, इंट्रिंसिकल सेफ भी होता है। फिर अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि मीडियम पावर, देखो लाइट और मीडियम पावर केबल होता है उसमें तो 1 मेगा ओम होता है। और अगर हेवी, अगले वाला क्वेश्चन ही हेवी या हाई पावर केबल होता है तो उसमें 10 मेगा ओम इंसुलेटर, मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। फिर सॉलिड ब्लास्टिंग का क्वेश्चन ये देख चुके हैं, 284 मीटर क्यूब पर मिनट इतनी एयर चाहिए होती है। इनके बारे में हम देखे हैं कि कर्वेचर के लिए कौन सा सुटेबल अप्लायंस है, वो है जिम क्रू। अब उसके बाद में हमने देखा भी था कि व्हाट इज बैक स्टे क्या होता है, ड्रॉप वार विक क्या होता है, स्मॉल मैन क्या होता है। ड्रॉप वार विक ऐसा होता है जिसको रिलीज करने पे वो ब्लॉक कर देगा। और ये बैक स्टे या होता है, एक स्मॉल मैन क्लिप होती है ये वाली। फिर हमने ये लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये कहाँ पे बेस्ट है, फ्लैट और मॉडरेट फ्लैट। क्विक प्रोडक्शन किससे निकलेगा, एडवांस लॉन्ग वॉल माइनिंग से निकलेगा। चलिए यहाँ से हम अपना आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। अभी तक जब तक
चलिए, किसी को मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू ऑफ बल्किंग फैक्टर क्या होता है। क्या होता है पहले तो आपको पता होना चाहिए बल्किंग फैक्टर होता क्या है। देखो बल्किंग फैक्टर क्या होता है, मान लो आपका ये एक ऐसे बेंच है, ठीक है। अब यहाँ तो ये कॉम्पैक्ट है, ये इतनी सी एरिया में ही है, पर जब इसको, ये इतना ही तो वॉल्यूम है, अब जब इसको ब्लास्ट मारोगे आप, जब आप इसको ब्लास्ट मार दोगे, जैसे मान लो, मैं वापस बताता हूँ किसको ब्लास्ट मारने को बोल रहा हूँ। मान लो आप इतने को आपको ब्लास्ट मारना है, तो ये तो इतना तो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप मान सकते हो। जब आप इसको ब्लास्ट मारोगे तो ये इस तरह से ढेरी टाइप बनेगा, या थोड़ा वॉल्यूम में इंक्रीज तो होगा ना, क्योंकि थोड़ा वॉइड आ जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम मान लो इतना है, और ये जो एक्स्ट्रा है ये बढ़ता है, इसका वॉल्यूम बढ़ा, इसी को बल्किंग फैक्टर बोलते हैं, या थोड़ा बढ़ेगा। जैसे बल्किंग फैक्टर क्या होता है, ए रेशियो दैट मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सक्वेटेड मटेरियल कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम। जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसके कंपेयर में अब कितना हो गया है। जैसे ये एग्जांपल ये नीचे भी दे रखा है कि पहले ये था सॉलिड वॉल्यूम, अब इसको आपने गाड़ी में भरना छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसको बोलते हैं स्वेलिंग इंक्रीज वॉल्यूम एक्सक्वेटेड। इसको आप ट्रक में भर के लेके जा रहे हो, इसमें भी देख सकते हो इसको बोलते हैं हम बल्किंग फैक्टर। बल्किंग फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग हो रही है, जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, पहले के कंपेयर में अब ज्यादा हो रहा है। और कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फैक्टर पूछ ले तो वॉल्यूम को कम कर रहा है, मतलब इसको दबा दबा के आपने फिर से सीट बना दी, है ना। अपोजिट है, कॉम्पैक्शन फैक्टर और बल्किंग फैक्टर में थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे बल्किंग फैक्टर पूछा है, तो बल्किंग फैक्टर है ना, वो हमेशा एक से बड़ा होता है। बल्किंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In the Indian longwall mining, sports resistance is calculated with the consideration to। कह रहा है कि अगर इंडियन माइंस की बात करें तो जो सपोर्ट में रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ द स्ट्राटा अबव द कॉल, इसको कंसिडर करते हैं। ये याद रख लेना आप क्वेश्चन, जब भी ऐसा कभी दिखो कि भाई लॉन्ग वाल फेस है उसमें रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करना है, तो आपको कन्वर्जेंस ऑफ द स्ट्राटा, वो उसके जो आपके कोल के ऊपर कितना कन्वर्जेंस ऑफ द स्ट्राटा है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब आते हैं कि मिनिमम एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए आपके लॉन्ग वाल फेस में। लॉन्ग वाल आपने अच्छे से पढ़ा होगा थ्योरी के सेक्शन में, वरना माइनिंग ज्ञान ने बहुत सारे रिकॉर्डेड और आपके हो सकता है लाइव क्लासों में भी चल रहा होगा, बहुत सारे टॉपिक ऐसे कवर कराए जा रहे हैं जिससे कि आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। अच्छे से बहुत सारे अलग अलग टीचरों की क्लासें भी है ना। तो मिनिमम एयर को वेलोसिटी, मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, है ना, फिर डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को वापस। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन देख लेते हैं। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर शेल इंश्योर दैट, कि अगर आपकी एयर क्वांटिटी है वो 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन में भी काम में आती है कि अगर पर पर्सन पूछे तो 6 मीटर क्यूब पर मिनट, और कितना आदमी है, मान लो 200 है तो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी एयर चाहिए। ठीक है, अगर डेली प्रोडक्शन, एक तो पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि आपका प्रोडक्शन कितना है, तो 25 मीटर क्यूब पर मिनट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन,
पर डे वाला प्रोडक्शन है ये। तो अगर इनमें पूछा जाए कितना वेलोसिटी या कितना एयर की जरूरत पड़ेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अपन नंबर ऑफ पर्सन ले रहे हैं वो जो लार्जेस्ट शिफ्ट है उसको कंसिडर करेंगे। तो ये भी बहुत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज 19% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.5 से कम होनी चाहिए। इनफ्लेमेबल गैस अगर मेनली CH4 है, उसका परसेंटेज 0.75% जनरल बॉडी में होना चाहिए। और अगर कोई भी अदर प्लेस है वहां 1.25% से कम होनी चाहिए। वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो यू नीड टू गो फॉर 1 मीटर पर सेकेंड, एयर स्पीड से ज्यादा आपकी होनी चाहिए, समझे। टेम्परेचर है वेट बल्ब टेम्परेचर, अगर आपका 30.5 डिग्री से कम हुआ, जैसे कि 29, 28, 27 इस टाइप का हुआ, देन यू डोंट नीड टू वरी। लेकिन अगर आपका ये 30.5 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो आपको 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड चाहिए। लेकिन 33.5 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। चलो ये कुछ चार्ट है, इसमें बताया गया है कि अगर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री माइंस है, कोई भी माइंस हो, ठीक है, अंडरग्राउंड की कोई भी कोल माइंस हो, उसमें अगर फेस के बारे में बात करें तो आपको 30 मीटर पर मिनट का वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डिग्री, तो पहले फर्स्ट और सेकंड डिग्री का देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड डिग्री में अगर 4.5 मीटर कोई भी फेस है, जैसे ये फेस है, ठीक है, इस फेस से अगर 4.5 मीटर की दूरी की बात करें, 4.5 मीटर दूरी की बात करें, तो वहां पे जो होता है ना 30 चाहिए। अगर 7.5 है तो वहां पे 15 चाहिए। और एट मैक्सिमम स्पेम ऑफ लॉन्ग वाल के जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वहां पे 60 चाहिए। तो 30, 15, 60, 30, 15, 60। अगर थर्ड डिग्री हुआ, तो थर्ड डिग्री हुआ तो 4.5 जो आपकी डिस्टेंस है वहां पे आपको 45 मीटर पर मिनट स्पीड चाहिए। अगर वो डिस्टेंस 7.5 हो गया तो वहां पे आपको 25 मीटर पर मिनट चाहिए। और अगर मैक्सिमम स्पेन पे बात करें तो 75 चाहिए। तो 45, 25, 75, 45, 25, 75, पहले कितना 30, 15, 60, देखो ये इसका आधा, ये इसका दुगना। तो 30, 15, 60, 30, 15, 60, 30, 15, 60, 30, 15, 60, 30, 15, 60, ये 45, 25, 75, 45, 25, 75, 45, 25, 75। फर्स्ट जनरेशन पावर स्पोर्ट कौन सा होता है? वो फ्रेम होती है है ना। फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ पावर सपोर्ट पूछा ना, तो पावर सपोर्ट में फर्स्ट जनरेशन क्या होती है? फ्रेम। ऐसे देखो ये आपका शील्ड है, पावर ये फ्रेम में है ऐसे। तो टाइप ऑफ पावर सपोर्ट, शील्ड पावर सपोर्ट, कॉक सपोर्ट, कॉक शील्ड सपोर्ट, ऐसे 3 प्रकार के पावर सपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। रजमन 35 क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ऐसे तो फिर एनसीडे कवर ही नहीं होगी यार, है ना। तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन रोज उतने डिटेल से जाके एक्सप्लेन कर दे। फिर क्या मतलब है जब 2 घंटे कल पढ़े और अगर वापस अपन 2 घंटे आज बैठ के उसी को रिवाइज करने में रह गए, तो अपन तो आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। किताब भी अपन को खत्म करनी है ना एनसीडे। और अगर आप एक बार रिकॉर्डिंग जाके देखेंगे तो मैं उतना ही, वो रिकॉर्डिंग में तो मैं चेंज नहीं होगा ना, वैसे के वैसे ही जैसे धीरे धीरे कल पढ़ा रहा था, आराम आराम से पढ़ा रहा था, तो वो तो रिकॉर्डेड है ही। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, या मेरे को अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा।
ठीक है ना। चलिए, तो पावर सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। शील्ड सपोर्ट, कोक सपोर्ट, कोक एंड शील्ड सपोर्ट। देखो ये कोक शील्ड सपोर्ट है, दे आप यहाँ हाइड्रोलिक इनकी लेग्स होती है। ये आपका 4 लेग शील्ड सपोर्ट है। इसमें 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग। देखो ये जो मैं फोटो डाल रहा हूँ ना, यही इसमें से भी कभी कभी आप देख सकते हो। इसमें देखो लेमिनिस्केट लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है कि कहाँ आप लेमिनिस्केट लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। तो ये हम पावर सपोर्ट जो शील्ड सपोर्ट में पढ़ते हैं। और देखो एक डो डोवेल डोवेल कंट्रोल सिस्टम, ये भी शील्ड सपोर्ट में, डोवेल कंट्रोल सिस्टम। तो ये छोटी छोटी चीजों पे भी थोड़ा कभी कभी फोकस किया करो। जैसे इनमें भी होता है लेमी, जो पावर सपोर्ट के बारे में आप लिख सकते हो लेमी। इसके नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ लेमी, लेमनी, लेमनी, लेमनी स्केट, लेमनी स्केट लिंकेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पावर पैक इज प्रोवाइडेड एट ए लॉन्ग वॉल फेस टू गिव प्रेशर। कह रहा है कि एक पावर पैक होता है ना, मैं बोल रहा ना ऐसी ऐसी चीजें बहुत बार पूछ लेता है। पावर पैक है कोई इक्विपमेंट या सिस्टम होगा, बोल रहा है कि कोई आपका लॉन्ग वॉल फेस है, वहां पे पावर पैक को आप कहाँ क्यों यूज करते हो, क्यों यूज करते हो भाई बताओ। क्योंकि इट विल गिव पावर सपोर्ट, पावर सपोर्ट को ये प्रेशर प्रेशर प्रोवाइड कराता है, प्रेशर टू पावर सपोर्ट, प्रेशर टू पावर सपोर्ट। तो ये देखो, ए पावर पैक सिस्टम प्रोवाइड द हाइड्रोलिक प्रेशर टू द लेग्स of the power support at the longwall face to control the strata deformation and the support the roof। ये देखो ये legs। रेशियो ऑफ वाटर एंड इमल्शन इन द हाइड्रोलिक फ्लूइड इज, कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक फ्लूइड है, उसमें वाटर और इमल्शन का परसेंटेज कितना होएगा वो बताओ। ये आप सीएमआर भी ढंग से पढ़ के गए ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है। जो एक्सप्लोजिव का सेक्शन है आपका, कोल डस्ट का है, स्टोन डस्ट भी है शायद उसमें। तो देखो आपको एक चीज बता देता हूँ मैं परसेंटेज का, कि कितना कितना परसेंटेज होता है। तो अगर मान लो आपको पूछ ले कि आपका अमोनियम, अगर पूछ ले आपको अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात करें, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात चल रही हो, तो ये अमोनियम नाइट्रेट को अनप्रोसेसली हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। और अगर मान लो ये अमोनियम जो नाइट्रेट है ना, अगर वो 2% है, तो उस समय मोस्ट सेंसिटिव है, मतलब अच्छे से ब्लास्ट हो पाएगा। अगर वो 5 से 6% है, ये डीजल ऑयल की बात चल रही है। अगर डीजल ऑयल 5 से 6 कर दिया आपने, तो वो क्या देगा, मैक्सिमम पावर। तो अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो आप ज्यादा 5 से 6% और डीजल ऑयल मिलाओ। और अगर आपको सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए तो 2% मिलाओ। और आपको देखे AnFO, तो एन है 98% और FO फ्लूइड ऑयल 2%।
ये है मोस्ट सेंसिटिव। फिर मैंने बात करें मैक्सिमम पावर की, और एक होता है लेस सेंसिटिव, तो वो तो कोई भी 90%, अगर 90-10 कर लो, 10 हो गया आपका डीजल ऑयल। अगर आप इससे ज्यादा यूज किए तो वो वैसे ही सेंसिटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि रेशियो ऑफ वाटर एंड इमल्शन हाइड्रोलिक फ्लूइड, तो इसमें कितना होता है 95 रेशियो 5। ये अलग है क्वेश्चन, मैं बस ये आपको याद आ गया तो बता दिया, एक्सप्लोजिव नाम देखते ही है ना, ये याद रखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में वाटर और इमल्शन का जो रेशियो है हाइड्रोलिक फ्लूइड में, वो 95:5 होता है। सेटिंग प्रेशर एंड यील्ड प्रेशर किससे रिलेटेड है, वो भी पावर सप्लाई से रिलेटेड है। ठीक है, सेटिंग प्रेशर एंड यील्ड प्रेशर, सेटिंग प्रेशर एंड यील्ड प्रेशर भी पावर सपोर्ट से रिलेटेड है। सेटिंग एंड यील्ड प्रेशर, पावर पैक, पावर पैक के बारे में बात करें तो भी पावर सपोर्ट से रिलेटेड है। और कुछ पूछा था? फर्स्ट जनरेशन पावर सपोर्ट कौन सा होता है, फ्रेम होता है। बस इतना ही, पावर सपोर्ट के बारे में 3-4 क्वेश्चन लगातार आए थे तो मैं सोचा वापस रिवाइज करा दूं। पावर पैक पावर सपोर्ट में यूज होता है। वाटर इमल्शन 95:5 होता है। सेटिंग प्रेशर एंड द यील्ड प्रेशर किस इज रिलेटेड, सेटिंग प्रेशर एंड यील्ड प्रेशर, सेटिंग प्रेशर एंड सेटिंग सेटिंग प्रेशर एंड यील्ड प्रेशर, ये दोनों ही पावर सपोर्ट में यूज होता है। ठीक है, लेमनिस्केट, लेमनिस्केट लिंक के बारे में बात कराई था, है ना। केनोपी भी होता है, देखो केनोपी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन 43 क्वेश्चन में, एडवांस सपोर्ट ऑफ 30 मीटर एट द बोर्ड द गेट रोड इज रिक्वायर्ड ड्यू टू, क्यों रिक्वायर्ड होता है जो आपको एडवांस सपोर्ट सिस्टम 30 मीटर दोनों गेट के आसपास क्यों चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है? फ्रंट अब्यूटमेंट प्रेशर, देखो फ्रंट अब्यूटमेंट प्रेशर इज द, क्या होता है फ्रंट अब्यूटमेंट प्रेशर के कारण आपको दोनों जो एडवांस करते हो ना 30 मीटर, तो जो बोथ गेट रोड इज रिक्वायर्ड। अब फ्रंट एब्यूटमेंट प्रेशर क्या होता है, जब आप लॉन्ग वॉल पैनल है ना उसको एक्सक्वेट कर रहे हो, तब आपका अब्यूटमेंट प्रेशर जनरेट होता है। अब फ्रंट एब्यूटमेंट प्रेशर क्या होता है, पैराबोलिक शेप में राइज होता है। ये देखो, आपका पहले अंडरग्राउंड में ये फेज जो था ना वो 30 मीटर अवे था, तो ऐसा हो जाएगा। अभी 20 मीटर था तो इस टाइप का था, और ये अगर 10 मीटर है तो इस टाइप का है, और अगर 5 मीटर का होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। लोड सेल एंड कन्वर्जेंस रिकॉर्ड इज, कह रहा है कि जो लोड सेल, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना यार थोड़ा बोरिंग है यार, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। बाकी थ्योरी में बीच बीच में कराऊंगा, वो समझ में आएगी तुमको। अब कुछ कुछ क्वेश्चन, अब ये चीजें मान लो, सेटिंग प्रेशर यील्ड प्रेशर, अब ये याद रखना तो रखना है, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं यार चीज की कहाँ होता है। अब आपको कभी लेमी स्केल लिंकेज पूछ ले तो अब इसमें क्या मैं समझाऊंगा, लेमी स्केल यूज होता है, इनको बोल रहे हैं लेमिनी स्केल, ये सब 4-2 में यूज हो रहा है। अगर एडवांस सपोर्ट 30 मीटर तक करना है तो उसको फ्रंट अब्यूटमेंट प्रेशर,
अगर लोड सेल एंड कन्वर्जेंस रिकॉर्डेड, कहां पे? बोथ गेट रोड पे आपको लोड सेल एंड कन्वर्जेंस जेंस रिकॉर्ड, ये दोनों यूज करना पड़ेगा। कन्वर्जेंस रोड एंड लोड सेल। चार्जर लगा देता हूँ, लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज है। अच्छा, अगर बोल रहा है कि अगर मान लो आपका एक कैनोपी ऐसा कुछ था ना, पावर सपोर्ट कह रहा है कि अगर लो सेटिंग प्रेशर, हमने पढ़ा कि सेटिंग प्रेशर वगैरह, ये देखो ये क्वेश्चन ही था यहाँ पे। सेटिंग प्रेशर एंड यील्ड प्रेशर किससे रिलेटेड है, हमने देखा पावर सपोर्ट। तो अगला क्वेश्चन ये पूछ दिया कि जो पावर सपोर्ट है उसमें जो सेटिंग प्रेशर, जो हमने पढ़ा है कि सेटिंग प्रेशर एंड यील्ड प्रेशर जो होता है वो अगर रो हो गया, तो उनमें से सेटिंग प्रेशर जो है वो लो हो गया, तो उसका क्या कारण होगा, उसका क्या होगा? उससे ये होगा कि जो आपका एक कैनोपी है ना, कैनोपी तो यहाँ है, तो कैनोपी जो है, और कैनोपी और जो फेस है, मान लो ये फेस है, तो कैनोपी और जो फेस है, तो कैविटी अकर इन बिटवीन कैनोपी एंड फेस, तो कैनोपी का टिप और फेस के बीच में कैविटी बन जाएगी अगर लो सेटिंग प्रेशर हुआ तो। अब बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, रिंग मैन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कोई हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम है, अब उसमें मैन रिंग मैन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिंग मैन यूज करने से एक यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट होता है। गेट ए यूनिफॉर्म प्रेशर इन द पावर सपोर्ट। देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये इस तरह का रिंग मैन हाइड्रोलिक सिस्टम, रिंग मैन हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन और रिंग मैन हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, उससे क्या होएगा कि ये कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट कर करा के वो जो प्रेशर है ना उसको यूनिफॉर्म रखता है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर फर्स्ट इन द अंडरग्राउंड, कह रहा है कि अंडरग्राउंड जो है आपका, कोई भी अंडरग्राउंड है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा या क्या चीज सबसे पहले अकर होगी? तो मान लो आप यहाँ काम कर रहे हो, है ना, यहाँ पे ये आपकी चंपा है, ये, क्योंकि आजकल महिलाएं भी अलाउ होगी ना, ये आपके तेरे नाम बाल है, तो आप दोनों अंडरग्राउंड घूमने, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या चीज देखोगे? पहले लोकल फॉल देखोगे कि हल्का हल्का कहीं कहीं से पत्थरबाजी गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, तो सबसे पहले लोकल फॉल होंगे, फिर उसमें पीरियोडिकल फॉल होते हैं, फिर मेन फॉल, और सबसे लास्ट में एयर ब्लास्ट होता है ना। तो सबसे पहले घटने वाली घटना पूछ रहा है हमको, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें तो क्या हो जाएगा, लोकल फॉल सबसे पहले होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेटिंग ऑफ अनलोडेड सेटिंग ऑफ अनलोडर वाल्व ऑफ पावर पैक कैन बी चेंज्ड। कह रहा है कि आपका जो पावर पैक है ना, पावर पैक किससे रिलेटेड था? अभी हम पिछले क्वेश्चनों में देखे, पावर पैक पावर, ये देखो ना यार, ये देखो रेशियो रेशियो पावर पैक इज प्रोवाइडेड फॉर द लॉन्ग वाल इन द प्रेशर जनरेट करता है पावर सपोर्ट में। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपका सेटिंग ऑफ अनलोडर वाल्व है पावर पैक का, वो कौन चेंज करता है? तो सेटिंग ऑफ अनलोडर वाल्व, तो वो क्या करता है, कौन करेगा उसको? सेटिंग ऑफ अनलोडर वाल्व ऑफ द पावर पैक
उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरर है ना वही चेंज करता है। ऐसा नहीं है मैनेजर बोल दिया कि भाई आपका सेटिंग ऑफ अनलोडर उसको चेंज करो, ऐसा नहीं होता है ना। बात आप छुपा के कर लो वो बात अलग है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। उसको मैन्युफैक्चरर जो भी आपका उसका है उसी से कराना पड़ेगा पावर। एक होता पॉजिटिव सेट वॉल। बनवारी लाल जी, दीपक कुमार मद्दावी, लक्की कुमार, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। पॉजिटिव सेट वॉल, पॉजिटिव सेट वॉल जो है वो क्या करता है, पो, जो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव सेट वॉल या पीएसवी, पीएसवी क्या करता है, जो आपका ऑपरेटर कुछ गलतियां कर देता है ना, तो ऑपरेटर एरर उसको ओवरकम, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए हम पॉजिटिव सेट वॉल का यूज करते हैं। बट वो यूज कहाँ करते हैं, वो हम पावर सपोर्ट में ही करते हैं। तो पावर सपोर्ट की क्वेश्चन भर भर के है कि पॉजिटिव सेट वॉल, तो वो भी पावर सपोर्ट में है। फिर उसके बाद में पावर पैक वो भी इसमें ही है। फिर इसके बाद में इसमें सेटिंग ऑफ अनलोडर ये भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो किस में करता है, पावर पैक। पावर पैक किसका है, इसका पावर्ड सपोर्ट में, ठीक है। सिवाद, सिवाद यूनिट जो है मेनली इंडियन लॉन्ग वॉल इज ऑपरेटेड। जो आपका सिवाद, सिवाद याद रखिएगा, सिवाद से एक अलग मतलब भी निकलता है या अलग फुल फॉर्म भी है, पर अपना ये सिवाद माइनिंग की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। तो सिवाद जो है यूनिट है वो मेनली यूज एट इंडिया लॉन्ग वॉल फेस टू ऑपरेट, किस लिए, किस में ऑपरेट करने के काम में आती है, तो वो आपका एएफसी होता है ना, आर्म्ड आर्म्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, आर्म्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर और स्टेग लोडर उसमें यूज होती है, ठीक है। आर्म्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर और स्टेग, तो सिवाद यूनिट भी याद रखिएगा, ऐसा पूछ लेगा डायरेक्ट, सिवाद यूनिट इज रिलेटेड टू, तो आर्म्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर एंड स्टेज लोडर। पॉजिटिव सेट वॉल पावर सपोर्ट। तो सिवाद कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिवाद इज ए यूनिट, एक कॉल फेस सिग्नल कंट्रोल। सिवाद यूनिट क्या होती है, एक फेस सिग्नल कंट्रोल है, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन यूनिट यूज्ड इन द इंडियन लॉन्ग वॉल फेस, ठीक है। लॉन्ग वॉल फेस में यूज होता है टू फेस द सिग्नल कंट्रोल एंड द कम्युनिकेशन। एएफसी क्या है, एएफसी इज आर्म्ड फेस कन्वेयर। अब बोल रहा है कि भारत में जो अंडरग्राउंड का जो हालत है उसका 90% जो है ना, 90% अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन जो है ना वो कहाँ से आता है, कौन से मेथड से आता है, आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर एज ए माइनिंग इंजीनियर और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी माइनिंग एग्जामिनेशन, देन यू शुड नो कि भारत में जो है कोई भी मेटल मिनरल कोल वो कहाँ से निकल रहा है, कौन से स्टेट से निकल रहा है, कौन सी माइंस का नाम है, ये चीजें तो पता होनी चाहिए। तो हमको ये पता नहीं था कि आपने जैसे ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करके बाद में आया तो नाम ही याद नहीं रहा, तो किसी ने पूछा कि, तो ओवर द 90% ऑफ द अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन किससे होता है, वो होता है बोर्ड एंड पिलर से, ठीक है। ये देखो एक चार्ट है, ये 2016-17 का है, ये डाटा थोड़ा पुराना है, बट आप कंसीडर कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा बेसिक पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैकेनिकल बोर्ड एंड पिलर है, उसका लगभग 77%, मतलब बोर्ड एंड पिलर से लगभग 77% आपका निकल रहा है, ठीक है। बाकी भारत में जो लोंगवाल है वो तो 5-6% है यार, 6% लगभग मान लो, 6% ये हो गया, ये लगभग 80% है। तो भारत में बोर्ड एंड पिलर जो है उससे तो 80% कोयला है वो बोर्ड एंड पिलर से ही निकलता है। अपन टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडरग्राउंड ओनली। तो बोर्ड एंड पिलर में आपका 80% निकालता है।
बाकी लॉन्ग वाल में है वो 2%, 3%, 5%, 6%, 6% तक है। बाकी 14% है वो अदर मेथड है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा ओवर द 90% ऑफ द अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन इन इंडिया कम। तो ये पहले की बात है, अभी भी बात करें तो लगभग 80% तो बोर्ड एंड पिलर से ही निकलता है। ये एक और चार्ट है, इसको भी देख लीजिए। अगर मान लो आपको लॉन्ग वाल और पिलर और इंडिया और चाइना वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हम कंपेयर करना है, तो अपना जो है, देखो इनके भी, जो ऑस्ट्रेलिया में भी है तो वहां पे भी लॉन्ग वाल से बहुत ज्यादा निकलता है, और रूम एंड पिलर या इनसे कम निकलता है। चाइना में भी देखा जाए तो चाइना में भी इससे ज्यादा निकलता है लॉन्ग वाल से। यूएस में बोर्ड एंड पिलर से ज्यादा निकलता है, इंडिया में भी बोर्ड एंड पिलर से बहुत ही ज्यादा निकलता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन द कोल सब्सिडरी ऑफ द कोल इंडिया। कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी सब्सिडरी है, सब्सिडरी है जहां अंडरग्राउंड ही नहीं है, अंडरग्राउंड नहीं है, तो कौन सी है वो? तो सिंपल है, एनसीएल। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, कोल इंडिया है, उसकी सब्सिडरी अलग अलग, जैसे सीसीएल, एनसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, और एक नॉर्थ ईस्ट में भी है, सीआईएल और सीएमपीडीआई। ठीक है, इस तरह से सब्सिडीज है। लेकिन जैसे ये तो केवल आपका रिसर्च इंस्टीट्यूशन मान लो आप, पर एसईसीएल, एससीसीएल, एनसीएल, इन सब जगह अंडरग्राउंड आपको मिल जाएगी, लेकिन एनसीएल में आपको अभी तक अंडरग्राउंड नहीं मिलेगी। वहां पे बात चल रही है कि आगे जाके 2 प्रोजेक्टेड अंडरग्राउंड है, बट अभी तक ऐसा कोई हाल नहीं है। ठीक है, एनसीएल में बात करें तो अभी वहां पे 10 प्रोजेक्ट है। ठीक है, अलग अलग, बीना, खड़िया, जैन, दुधिचुआ, ठीक है, जिंगुरदा, ब्लॉक बी, इस टाइप से अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। एक भास्का एंड टिपोंग मेथड, भास्का एंड टिपोंग मेथड आप बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि अपने नॉर्थ ईस्ट या साउथ वगैरह में नहीं यूज होता है। ये माइनिंग मेथड है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट सीआईएल में यूज होता है। नॉर्थ ईस्ट सीआईएल जो कि यहाँ पे, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है, यहाँ कोई भी माइनिंग पाई जाती है तो वहाँ पे चांसेस है कि वो भास्का एंड टिपोंग मेथड को यूज कर ले। भास्का एंड टिपोंग मेथड ऑन आर बोथ ऑन द लिव। तो भास्का एंड टिपोंग मेथड क्या हो गया? भास्का एंड टिपोंग मेथड आपके नॉर्थ ईस्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, दीपक मधावी, भंवारी लाल बेरवा, सागर पटेल, लक्की कुमार, आपको चीजें कुछ और जाननी हो, पूछना हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ कि किसी को कोई डाउट वगैरह हो। यार देखो, ये क्या है, आप थोड़ा थ्योरी पढ़ के इस क्लास को अटेंड करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी लगती है क्लास, क्योंकि आप खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए होती है। एनसीडे कब पढ़ता है? जब आदमी को थ्योरी वगैरह सब पता ही होती है। बाकी जो बिल्कुल ही नहीं जानता है माइनिंग के बारे में, वो डायरेक्ट एनसीडे उठाएगा तो वो फिर केवल रटने के पर्पज से उठा रहा है कि उसको पेपर अटेंड करना है। समझ रहे ना, कि पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा है तो उसको रटनी है इसलिए कर रहा हो। बाकी डायरेक्ट तो अगर आपको भास्का एंड टिपोंग बोल देगा तो ऊपर से उड़ जाएगा ना यार। तो भास्का एंड टिपोंग, यहाँ तो चलो ये सिंपल पूछा है कि भास्का टिपोंग मेथड कहाँ यूज होता है, तो वो आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट वगैरह में एक सीआईएल की सब्सिडरी है, तो उसमें हो रहा है। तो भास्का एंड टिपोंग मेथड के बारे में देख ले, तो भास्का टिपोंग में क्या होता है, एक डोम शेप बनाते हैं, इसे डोम शेप बनाएंगे, और अब उसमें ड्रिलिंग ब्लास्ट करके इस डोम शेप को आगे बढ़ाते जाते हैं इस तरह से। heighten the junction of the level gallery and deep rises, the dome is widened and the heighten
until the roof coal caved। इसको ऐसे बढ़ाते जाते जब तक रूफ का केव में जो कोयला नहीं है वो फोल नहीं हो जाता, तब तक उसको बढ़ाते जाते हैं। चांसेस ऑफ ओवर राइडिंग ऑफ दैट गैलरी, कि ओवर राइडिंग ऑफ द गैलरी का किस में सबसे ज्यादा चांसेस होता है? देखो, आपने कभी देखा ब्लास्ट गैलरी मेथड? ये बहुत सारे मेथड है यार, आपको मेथड ऑफ, आप अगर उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको वो चैप्टर की थ्योरी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ना। तो आप वो सारे शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल, बोर्ड एंड पिलर, ब्लास्ट, केविंग, ये सारे मेथडों के बारे में पढ़ोगे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब समझ में आएगा अच्छा चांस ऑफ ओवर राइडिंग ऑफ द गैलरी किस में होता है, ब्लास्ट गैलरी मेथड में होता है। अब चलो थोड़ा देख लेते हैं ब्लास्ट गैलरी मेथड के बारे में। ब्लास्ट गैलरी मेथड क्या होता है? ब्लास्ट में बोल रहा हूँ पर ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है ना, ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में क्या हो रहा है? तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड इज अप्रोप्रिएट टू एक्सट्रैक्ट द थिक कोल सीम। तो अगर पूछ ले कि थिक कोल सीम में कौन सा होता है, तो वन ऑफ द मेथड इज ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। तो थिक सीम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 18 से 11 मीटर तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ब्लास्टिंग गैलरी मेथड के बारे में बात करें तो वो कतरास कोलेरी में जरिया कोल बीसीसीएल में चालू करी थी 1957 से 1987। बट वहां पे सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि जो ईस्टर्न कतरास है वहां पे ओवर राइडिंग ऑफ द पिलर हो गया। यही पूछ रहा था, ओवर राइडिंग ऑफ पिलर तो वो केस में होता ब्लास्ट गैलरी मेथड। एक और मेथड, एक और चौरा कोई जगह है जहाँ रानीगंज ईसीसीएल की, वहां पे भी ब्लास्टिंग गैलरी मेथड होता है। वहां पे भी जैसे यहाँ पे जो बीसीसीएल वाला है वो तो अनसक्सेसफुल रहा, पर चौरा ईसीएल है ना, वहां पे ईसीएल ही है ये, ईसीएल में क्या हुआ, वो पार्शियली सक्सेसफुल हो गई। देखो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में आपको एक दो चीज बता देता हूँ कि इसमें है ना, आप लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर ये है तो इस तरह से जा रहे हो आप। पहले पहले सबसे पहले ये ब्लास्ट होगा, फिर ये एक बार और होके, मतलब ये थोड़ा आगे प्रोसीड है या थोड़ा आगे करेगा, फिर ये, फिर इससे स्टेप बनेंगे उसमें। तो कॉल सी में इसमें 10 से 11 मीटर होनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन लगभग आपका 55 to 60 डिग्री होता है, डीप इसका 1 से 6 होता है। ये इतना जरूरी नहीं है, बट आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए ब्लास्टिंग गैलरी मेथड के, कि भाई ओवर राइडिंग ऑफ द गैलरी कहाँ होता है, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में होता है। तो आपने दो केस भी पढ़े हैं, उसकी थिकनेस देखी, और ये किस कौन सी प्रकार के सिम के लिए काम करता है, ये थिक सिम के लिए काम करता है, थिन सिम के लिए नहीं करता है। इसमें एलएचडी यूज होता है। एलएचडी का फुल फॉर्म क्या है? लोड होल डम, लोड होल डम, लोड होल डम। तो ऐसे में इसमें जंबो ड्रिल यूज होता है, इससे आप ड्रिल मार रहे हो, है ना। ये सपोर्ट सिस्टम है। और ये देखो, ये आपकी जंबो मशीन है, ये इलेक्ट्रिकल है, या तो ये वायर हो गया, ये फ्लोर है, ठीक है, इतना कुछ नहीं। और इसमें अब देखो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में कौन सा वाला पैटर्न यूज होता है, तो रिंग पैटर्न यूज होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट याद रखना है, कभी पूछ लेगा ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में कौन सा प्रकार का ड्रिलिंग पैटर्न यूज होता है, तो रिंग प्रकार का ही होता है। जंबो ड्रिलिंग, एलएसडी, एलएसडी भी यही यूज हो रही है, उसकी थिकनेस क्या है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। आप और क्लास जो थ्योरी वाली में देखोगे तो वहां तो बहुत सारी भर भर की चीजें हैं, बट जब आप, तरीका क्या है कोई भी चीज का तैयारी करने का, मान लो आपको कोई चैप्टर चैप्टर पढ़ना है, वेंटिलेशन, मान लो वेंटिलेशन पढ़ना है, तो वेंटिलेशन का आपको पहले एक थ्योरी का कोई बुक या किताब या कोई क्लास देख लो, थ्योरी, फटाफट से। उसको बाद में आप क्या करो कि जो आपका नोटबुक बना है उसमें आपने थ्योरी के लिख लिए, फिर आप पेपर कर रहे हो ना, जो एक प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सारे प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस पढ़ो, उनमें से जो डाउट आए उसको यहाँ लिख लो, ठीक है।
फिर थर्ड चीज आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जैसे एनसी डे से कर रहे हो, या AK गोरई से कर रहे हो, या और भी कोई बुक है उससे कर रहे हो, तो उनसे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आए वो भी लिख लो। तो आपकी जो नोटबुक है या आपकी जो नोट्स है वो इतना बढ़िया हो जाएगा कि बार बार ये थोड़ी पकड़ के बैठेंगे प्रीवियस वगैरह। अब आपको जितनी बार अपनी ये नोटबुक है उसको रिवाइज करोगे, वो मल्टीपल रिवीजन ही बेटर रहता है। ठीक है, आप चीजें एक बार पढ़ोगे वापस भूल जाओगे, लेकिन अगर उसको बार बार पढ़ोगे उसी से चीजें आती है और अच्छे से आती है। आप बस रिवीजन पे अच्छे से कंसंट्रेट करो, पढ़ो, बट रिवीजन भी करो। होता क्या है कि आप है ना, मेन की टेंडेंसी होती है आदमियों की कि आज मान लो आपको पढ़ा लो 4 घंटे पढ़ देंगे, बट कल पढ़ाओगे तो आप वापस 4 घंटे पढ़ दोगे, पर ऐसा सोचोगे मैं अलग पढ़ लेता हूँ, ये वाला पढ़ाऊंगा तो नींद आ जाएंगी, नहीं पढ़ना मेरे को तो आता है। अरे भाई आ जाता है, आज के 5 दिन बाद पूछेगा तो उसमें से कुछ नहीं आएगा। तो आपको ऐसा शेड्यूल बनाना है कि सप्ते में कम से कम एक बार आप जो भी सप्ते में पढ़ते हो उसको रिवीजन जरूर करें, जिससे कि वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे। ठीक है, और रेगुलर इंटरवल में आपको याद रहना रखना है, मतलब उसको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। Where the telephones or the electrical signal are provided, the signal wires shall be supported on the insulator and shall not be energized at। तो ये कह रहा है कि जो टेलीफोन वायर वगैरह होते हैं ना यार माइनिंग में, तो उनका सिग्नल का जो वोल्टेज है वो कितना होता है, वो 30 वोल्ट होता है ना। अब कैसे याद रखोगे उसको, इससे याद रखेंगे। चलिए ये है क्या, अपन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का जो ये वोल्टेज लिमिट है ना, वो वाला सेक्शन देख रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से आपको थोड़ा DGMS को फॉलो करना है ना। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो तो किताबों में भी गलत चीजें होती है, बट अगर CMR वगैरह से देख रहे हो ना तो वो चीजें गलत होने के चांस कम रहते हैं। चलिए आते हैं अपन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वाले पे। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो एनर्जी शेल नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू द माइन। आपका एनर्जी ट्रांसमिटेशन है ना, वो उसका वोल्टेज है ना वो 11,000 वोल्टेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड शेल नॉट बी यूज देर इन एट द एक्सीड वोल्टेज, और आपको 66,000 वोल्टेज से ज्यादा यूज नहीं करनी है। अब आपने हैंड हिल्ड पोर्टेबल एपरेटस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको पूछ ले पोर्टेबल एपरेटस के बारे में पूछे तो वो 125 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पोर्टेबल हैंड लैंप्स के बारे में पूछे, दोनों में अंतर है। पोर्टेबल देख के आंसर में टिक करके आएगा। अगर पोर्टेबल एपरेटस पूछे तो 125 वोल्ट, अगर पोर्टेबल हैंड लैंप पूछे तो वो होगा 30 वोल्ट। ठीक है, पोर्टेबल एपरेटस 125 वोल्ट, और पोर्टेबल हैंड लैंप है वो 30 वोल्ट। फिर उसके साथ में और कोई भी कनेक्शन है वो 30 वोल्ट। मतलब ये जो सर्किट हो गए, क्रॉस सर्किट वोल्टेज हो गया, या इंटरलॉकिंग एपरेटस हो गए, उन सबका 30 वोल्ट होगा। चलिए अपने क्वेश्चन वापस आते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि ये टेलीफोन लाइनिंग तो 30 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि पोर्टेबल हैंड हिल्ड पोर्टेबल एपरेटस के बारे में पूछा है। हैंड हिल्ड पोर्टेबल एपरेटस तो कितना था, 125 वोल्ट। द टर्म, अब आते हैं ले के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज ले। आप लोगों को पता है व्हाट इज ले क्या होता है। पहले तो ले, अगर मान लो यहाँ वायर नहीं देता तो आप थोड़ा बता सकते थे, याद तो आ सकता था ना ले कहाँ यूज करते हैं। द टर्म ले इज यूज, डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन दे देता वायर रोप, तो आपको पता तो होना चाहिए ना ले क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं, वायर रोप के बारे में ही देख लेते हैं। देखो वायर रोप है ना, वो मल्टीपल वायर एंड स्टैंड्स उनसे कंसिस्ट करता है। वायर्स, स्टैंड्स, कोर। देखो ये है ना वायर, वायर यहाँ होगा सेंटर में, फिर ये स्टैंड, स्टैंड पे होती है। नहीं ये कोर हो गया, ये बीच वाला क्या हो गया कोर, और ये हो गया स्टैंड, इसको क्या बोल रहे हैं स्टैंड। और जो इसके अंदर है वो वायर।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोर, ये देखो कोर हो गया, वायर हो गया, फिर सेंट्रल स्ट्रैंड, इनका इनका मिक्स, इनका गुच्छे को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैंड, पूरे को क्या बोल रहे हैं, वायर। तो ये डायग्राम को याद रखिएगा, कोर, वायर, सेंट्रल, स्ट्रैंड, वायर, क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इनका कोर अलग अलग हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, इंडिपेंडेंट वायर रोप हो सकता है, वायर स्टैंड हो सकता है, सिंगल साइज सील्ड, इस बहुत सारी चीजें हैं। ये अपने काम का नहीं है, अपने को तो ये काम का लेज ऑफ वायर, काम का नहीं है मतलब ये नहीं कहना चाह रहा कि आपके पेपर में नहीं आएगा। काम का नहीं है मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो आई विल नॉट गो इन द डेप्थ फॉर दिस स्ट्रेन कोर एटसेट्रा। क्यों नहीं जाऊंगा उनके, क्योंकि यार इस क्वेश्चन में इतनी डिमांड ही नहीं है। और अगर मैं बता भी दिया तो आपका, आपको नॉलेज तो हो रहा है ना, बट उतना ही बताऊं ना, बाकी थ्योरी क्लास में आप वही चीज वापस पढ़ोगे, थ्योरी में भी पढ़ाएगा आपको। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर भी बहुत सारे पड़े हैं, डीजे डीजे देशमुख मिल जाएगी वहां पे आपको पूरी रिकॉर्डेड, शायद एक एक गोरे भी मिल जाएगा आपको वहां पे, है ना। तो आप वहां तो वो चीजें पढ़ोगे ही। चलिए लेज के बारे में बात करते हैं। लेज क्या होता है, रेगुलर लेज होता है, लेंस ले होता है, राइट ले, अल्टरनेटिव ले। तो इस तरह से अब देखो इसमें रेगुलर या क्रॉस ले किसको बोलते हैं। ये देखो आपके जो वायर है ना, ये ऐसे जा रहे हैं और ये क्रॉस ऐसे कर रहा है, पूरा पूरा ऐसे जा रहा है। राइट ले में क्या होता है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। एक होता है लॉक्ड कोयल, लॉक्ड कोयल और सेमी लॉक्ड कोयल। लॉक्ड कोयल इस टाइप से, इसको लॉक्ड रहता है, मतलब आपका वायर स्ट्रैंड इन सब से मिलने के बाद में इसको लॉक्ड किया जाता है, बाहर से कुछ कवरिंग करी जाती है, जैसे कि लॉक्ड कोयल होती है। सेमी लॉक्ड कोयल मतलब हाफ लॉक्ड टाइप का होता है। इसके देखो ये क्लासिफिकेशन भी है, क्लास भी है। 6 into 7 का मतलब क्या है, 6 मतलब होता है स्ट्रैंड, 7 मतलब क्या हो गया, वायर पर, मतलब एक स्ट्रैंड में कितना वायर। जैसे यहाँ 7 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। जैसे 6 into 19, तो यहाँ 6 into 19, तो 6 into 19 है तो 6 तो 1 2 3 4 5 6, और 19 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, है ना। तो इस तरह इसको 19 हो गया, इसमें 19 है और पूरे में देखा जाए तो 6 है। तो ये देखने का है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट इसको ऐसे देखते हैं। कोई कोई चीज आ जाती है तो मैं बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि सारी चीजें उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं तो उस क्वेश्चन को केवल नॉर्मल सा डिस्कस करके भी आगे चल सकता था। ओके, तो आप लोग लक्की जी, आप क्या चाहते हैं कि एक क्वेश्चन में बताऊं, हल्का सा 15-20 सेकंड रुकूं जिससे कि आप लोग आंसर दे सके, या मैं जैसा बता रहा हूँ वो तरीका ठीक है। आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो तरीका चेंज करने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद चाहते हो कि एज ए प्रैक्टिस पहले आप सर थोड़ा बताइए, क्वेश्चन को रोकिए, हम लोग आंसर करना चाहेंगे, फिर आप बताइएगा, उस तरह से भी चल सकते हैं, या जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से चलूं, जैसी आपकी मर्जी। आप सजेशन दे सकते हो, आप ओपन है ना। अगर जैसा रिक्वायरमेंट हो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसी तरह से कर दूंगा। ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए, बस याद रहनी चाहिए आपको। ड्रॉप वार विक, ड्रॉप वार विक, बताओ ड्रॉप वार विक क्या है। ड्रॉप वार विक, दीदी 15 रोटी बनाइएगा। अच्छा, मैं कुछ बोल दिया तो थोड़ा म्यूट नहीं कर पाया। अब खाना तो खाएंगे ना यार लोग। चलिए, ड्रॉप वार विक, ड्रॉप वार विक के बारे में जानने से पहले हम बाकी चीजों के बारे में देखते हैं।
है ना। सही, इसमें ड्रॉप बार वीक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 58 और 59 पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। 59 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइन सपोर्ट, कौन सा कोल माइन सपोर्ट है, उसके बारे में देखते हैं। तो सारी चीजें देखो, जिम क्रू तो अपन कल की क्लास में देखे थे। जिम क्रू क्या होता है कि कर्वेचर को सीधा करता है। इसमें से अपन एक और चीज बैक स्टेज देखा था, कुछ तो देखा था इनमें, स्टॉप ब्लॉक देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। चलिए, सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ होलेज ये देख लेते हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक बार में थ्योरी देख लेते हैं, है ना। तो आप दोनों में जो भी 58 और 59 का आंसर बताना चाहे वो बता दे। 20 सेकेंड आई विल वेट। ठीक है, जिसको 58 और 59 का आंसर देना दे दीजिए, अदरवाइज आई विल डिस्कस द ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस इन द होलेज। फिर उसके बाद ये 58 और 59 डिस्कस करता हूं मैं। आपको अगर आंसर देना है तो कोई भी क्वेश्चन लिखिए, जैसे मान लो, क्योंकि डायरेक्ट बी लिखोगे मेरे को नहीं समझ में आएगा वो कौन सा वाले बी के बारे में बात कर रहे हो आप। तो अगर आपको आंसर भी देना है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए कि 57, और उसका आंसर जैसे जो भी बी सी डी जो भी है वो आपको आंसर इस तरह से लिखना है, जिससे कि मेरे को पता चल सके कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो 58 है ड्रो वारविक, उसका आंसर बताइए। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द आइटम ऑफ द कॉल सपोर्ट, दोनों का बताइए। फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। लक्की, दीपक कुमार, सागर पटेल, कृष्णा, बनवारी लाल जी। चलिए पहले देख लेते हैं। तो सेफ्टी डिवाइसेस इन द होलेज, तो वेरियस टाइप का सेफ्टी डिवाइस होते हैं ना होलेज में, बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस होते हैं। पहला आता है स्टॉप ब्लॉक। स्टॉप ब्लॉक क्या होता है? स्टॉप ब्लॉक देखो ये इस तरह से, इसमें कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये आपका ट्रैक है, इस तरह से आपका ट्रैक है, ये ऐसे ट्रैक है जिसपे आपकी जो आपका टब है ना, माइन टब, उसमें कोयला भर के जाता है, ये माइन टब है वो इसी ट्रैक से जाता है। तो ये बता रहा है कि जो आपका ये ट्रैक है ना, यहाँ पे रहता है वो। तो ये नॉर्मल स्थिति में इस तरह से रहेगा, ठीक है, और ये इस स्थिति में, तो जिससे कि ये टब आगे पीछे मूव कर सके। ठीक है, मान लो आपको सेफ्टी स्टॉप लो को लगाना है, तो आप इसी को क्या करोगे, ये फट्टा है ना, ये इस तरह आ जाएगा, और ये दूसरा वाला है, ये तो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो वो इस तरह से आ जाएगा, और ये जो है ये इसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह से लगा दोगे आप, यहाँ पे हिंज रहता है। तो अब क्या है, ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, ये इसके ब्लॉक कर देगा, इसको इसको स्टॉप कर देगा, आगे नहीं जाने देगा। तो ये होता है स्टॉप ब्लॉक। कि ए स्टॉप ब्लॉक इज कॉमन अरेंजमेंट प्लेस नियर द टॉप ऑफ इंक्लाइन, ये इंक्लाइन के सबसे ऊपर की साइड होता है। ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पिवेटेड एट वन एंड, एक जगह पे वो हिंज रहता है, ये देखो पिवेटेड एट वन पॉइंट, and held against the pivoted side block at other. The side block may be the straight or bent. When it is desired to open the block, the side block is the first open, then the stop block is turned. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पहले आप इसको हटाओगे फिर इसको हटाओगे। उतना जरूरी नहीं है आपको स्टॉप ब्लॉक के बारे में समझ में आना चाहिए, स्टॉप ब्लॉक होता क्या है, कैसे लगता है, वो थोड़ा पता होना चाहिए। आपको डायरेक्ट पूछेगा स्टॉप ब्लॉक कहाँ होता है, क्या होता है ना। बफर, बफर्स क्या होते हैं? बफर्स, बफर्स होता है एक पूरा लकड़ी का या किसी भी लोहे का, किसी का ऐसा होता है जो पूरा आपकी फेस होता है या गैलरी होता है, उसमें आप ऐसे लगा दोगे, जिससे कि ट्रैक, जैसे ट्रैक से अगर मान लो आपका टब नीचे उतर जाए तो वो इससे हिट करके रुक जाए।
तो व्हेन ए रोडवे और ए फेस इज डायरेक्ट लाइन विद द होलेज ट्रैक, पर्सन में बी एक्सपोज टू डेंजर। अगर मान लो उससे उतर गया तो पर्सन को डैमेज हो सकता है ना, कोई भी आदमी यहाँ खड़ा है वो उसकी मौत हो सकती है। तो रन अवे टब्स, स्ट्रॉन्ग बफर is provided maintained on the haulage road to prevent such dangers। बफर में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल बफर आपका, ये जैसे यहाँ वर्टिकल दिखा रहा है, ये आड़ा भी हो सकता है, ऐसे आपको टब रोकना है ना, कैसे वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है। बैक कैच क्या होता है? बैक कैच ऐसा आपका ट्रैक के ऊपर लगा होता है, ये यहाँ नहीं लगाएगा मैंने। तो ये जैसे आपका ट्रैक है ना, ऐसे ऐसे आपका ट्रैक है, तो इस पे ऐसे कुछ ट्रैक के ऊपर ये ऐसे मान लो ट्रैक है, तो यहाँ पे एक इस तरह का एक डंडा या लकड़ी का लोहे का जिसका होगा, तो इस ये क्या होगा, वन साइड तो आपका टब जा सकता है इधर, इस पे अगर टब गया तो ये एक साइड से तो जा सकता है, बट दूसरी साइड से रिवर्स आएगा तो वो हिट हो जाएगा, और वो ये वाला उसके टब के एक्सल वगैरह पे लग जाएगा, जिससे कि बेक ना हो। फोर तो जा सकता है, आगे तो जा सकता है। आपने कभी देखा होगा चाइना वाइना में बहुत बार दिखाते हैं कि एक साइड से कार तो पास कर देती है, दूसरी तरफ से कार करे तो वो नुकीली चीजें रहती है, टायर को पिंचर कर देती है। तो उसी तरह से काम करता है कि जब ये जा रहा है तो ये आगे जा रहा है, तब तो ये नीचे झुक जाएगा और ऊपर से निकल जाएगा, बट आ रहा है तो इसको नीचे कोई झुकाने वाला नहीं होगा, वो हिट कर जाएगा आपकी एक्सिस में, है ना। तो ये बैक कैच हो गया। एक बैक कैच के अलावा बैक स्टे भी होता है। बैक स्टे होता है इस टाइप का, ये आपकी एक्सेल में ही लगा होना है, जो आपकी जो टब है ना, माइन टब, उसमें से ये पहियों के वहां पे एक एक्सेल होता है ना, एक्सेल के ऊपर लगा होता है ऐसे। तो ये आगे जा रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और एकदम से आप जिस मूवमेंट में नहीं चाह रहे उधर आ गया, तो ये जमीन या वो जो आपका ट्रैक है उसमें बहुत सारे ऐसे फट्टे पड़े होते हैं, उनमें अड़ के वो आपका टब रुक जाएगा। तो एनी ट्रेन और टब असेंडिंग इन द इंक्लाइन shall have a drag or back stay attachment on the rear tub so that prevent the train from the running back। कि भाई पीछे नहीं आने देगा, आगे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर पीछे नहीं आने देगा। तो ये कहाँ अटैच होती है? टब के एक्सेल पे लगी होती है। जैसे ये देखो इस फोटो में अच्छे से दिखा था, ये आपके इसके पहिए हैं, यहाँ पे एक्सेल होगा, उसके ऊपर लगा है ये ऐसे नीचे बैक स्टे, है ना, जिससे कि आगे जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं, पीछे आया तो ये यहाँ एक ट्रैक के ऊपर जो भी है उस पर हिट करके रुक जाएगा। ड्रॉप वारविक, ड्रॉप वारविक के बारे में तो कल भी देखा था कि ये सब वारविक होता है, ये यहाँ पे के इसको हिंज, ये यहाँ पे ये धागे या किसी क्लिप वगैरह से धागे के रस्सी के द्वारा, रोप के द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ एक रिलीवर है, अगर आपको जैसे ही कुछ दिखता है कि आपका टब है वो अनबैलेंस्ड हो गया या बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग से आ रहा है, तो आप क्या करते हो, इसको रिलीज कर दोगे, रिलीवर को पुश करोगे, ये रोप के माध्यम से ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ये वारविक जो है, जो वारविक है ये यहाँ से यहाँ गिर जाएगा, जिससे कि ये आपका टब इस पे हिट करेगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। ये हो गया आपका ड्रॉप वारविक। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर्स है। तो ये चीजें तो थोड़ा बहुत पता होने। जेज रेल क्या होती है? जेज रेल इस तरह की रेल होगी, मतलब उसका जो ट्रैक है ना, रेल का ट्रैक ही इस तरह से थोड़ा घुमावदार होगा, है ना, जिससे क्या होगा कि अगर आपका टब इस पे आ रहा है तो अगर वो धीरे आया तो आराम से इसको कर्वेचर को चला जाएगा, लेकिन अगर स्पीड से आया तो टब नीचे उतर जाएगा और वहीं गिर जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। जेज जेज रेल क्या होती है? जेज 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 रेल मतलब जे की तरह ही घुमावदार ट्रैक होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका इससे क्लियर होगा, कुछ फोटवे अगर मैं डालता हूँ ना तो आप उसको थोड़ा गौर से भी देखा करो, थोड़ा रिसर्च करके ही डालता हूँ। यहाँ देखो 0.6 मीटर, तो कभी पूछ ले कि जो आपका ट्रैक है उसके बीच की दूरी कितनी है, तो वो 0.6 मीटर के आसपास। स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं ले, या उसके आसपास ही होगी। तो कभी आपको बोल दे कि 30 40 50 60 100 ऐसा कुछ होती है, तो ऐसा भी नहीं होती, ज्यादा स्पीड भी नहीं होती।
बैक कैच, तो बैक कैच तो हम देख चुके हैं ना, बैक कैच ये रहा, बैक कैच, बैक कैच ये रहा, बैक कैच इसके बारे में बात करी तो फोटो पहले लग गई, तो उसकी थ्योरी देख लेते हैं कि इट में कंसिस्ट ऑफ पीविएटेड पीस ऑफ स्टील। ये देखो, रेल प्लेस बिटवीन द टू रेल, तो ये कह रहा है कि जो ट्रैक है या रेल, दो रेल है, उसके बीच में एक पीविएटेड पॉइंट होगा, जिसमें आपका ऐसे एक लकड़ी का या इसको मंकी कैच भी बोलते हैं, टब इज मूविंग ओवर इट ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर मान लो जो आपका टब है वो इसके ऊपर से गया एक डायरेक्शन में, तब नहीं रोकेगा, लेकिन अगर वो रिवर्स आया तो या ये जो आपका बैक कैच है उसको हिट करके उसको रोक देगा। इन केस ऑफ बैकवर्ड रनवे इट विल कैच टब एक्सेल थस द अरेस्ट द टब। ठीक है, वो जो ये स्टूट वुडन ब्लॉक है, ये आपका वुडन ब्लॉक है, ये क्या होता है, पिवेटेड एट वन एंड एंड पास ओवर द रेल बाय द स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है जिससे कि एक तरफ तो जाए, जैसे ही गया ये आपका वापस ऐसे ऊपर उड़ जाएगा, ये ऐसे वापस ऊपर उड़ जाएगा जिससे कि ये बैक नहीं आ पाए। अच्छा चलो, अब 58 का आंसर बताओ कि ड्रॉप वार विक क्या है। ड्रॉप वार विक क्या है, अब तो समझ में आ गया, आप बता भी सकते हो कि एक्सप्लेन भी कर सकते हो ड्रॉप वार विक क्या है, एक सेफ्टी अरेंजमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तो 59 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइटम ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइन सपोर्ट। देखो, जिम जिम क्रो तो हम देखे ही रहे, ये आपके कर्वेचर, जो ट्रैक का कर्वेचर है वो देता है। बैक स्टे हम देखिए, ये सेफ्टी डिवाइस है ना, होलेज का। पिट प्रोब, ये स्टॉप ब्लॉक भी सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी इन होलेज। लेकिन पिट प्रोप इज द सपोर्ट। देखो, ये इसी की बोल रहा था मैं, जिम क्रू कल बताया था मैं, ऐसे इस तरह का दिखता है, और आपके ये रेल का कर्वेचर डिसाइड करता है। द प्रोसेस दैट सेंड, वह बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे जो रेत है और वाटर है उन दोनों का मिक्सचर अंडरग्राउंड में भेजा जाता है। तो सैंड एंड वाटर मिक्सचर जो है इन अंडरग्राउंड कोल डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन, किससे, किसके नाम से जाना जाता है, तो वो स्टोइंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, स्टोइंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। द प्रोसेस दैट सेंड वाटर मिक्सचर इन अंडरग्राउंड कोल डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज स्टोइंग ऑपरेशन। ठीक है, अब आते हैं, देखो मैंने कब क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो पहले देखा करो क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बाकी आ जाए या नहीं आए तो भी आपको अदर ऑप्शन को देखना है, जैसे जिगिंग ऑपरेशन क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होता है, कोल्ड ड्रॉइंग क्या होता है, ऐसे अलग अलग ऑप्शनों को भी थोड़ा देखना है ना। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। और जब आप ये बाकी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चलती है। जैसे ये जिगिंग ऑपरेशन क्या होता है, कि ये एक ग्रेविटी कंसंट्रेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, जिसमें सेपरेट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी बाय यूजिंग द फ्लूसेटिंग फ्लूइड टू मूव ए पार्टिकल बेड। मतलब इसमें क्या होता है, ग्रेविटी सेटिंग से कंसंट्रेशन के द्वारा आपके पार्टिकल की अलग अलग डेंसिटी होती है, उसको अलग अलग किया जाता है उसमें फ्लूइड के माध्यम से। एक ग्रेविटी सेपरेशन होता है, ये भी सेपरेट मटेरियल बेस्ड ऑन द डिफरेंट, ये भी डेंसिटी के आधार पे उनको अलग अलग करता है, और इसको हम फ्लोटिंग सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। तो फ्लोटिंग सेपरेशन मेथड इज आल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। अब आते हैं स्टोइंग मेथड के बारे में, तो मैं बात करा ही था कि ये माइनिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व द फिलिंग द वॉइड, मतलब ऐसी माइनिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो वॉइड है ना, वॉइड इज
इन द अंडरग्राउंड माइन विद द इनकम्बशन मटेरियल टू प्रिवेंट द रूफ कोलेप्स। मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका कोई लेवल है, ठीक है। अब आपने ये वाला और इसको डिवाइड कर दोगे आप अलग अलग स्टॉप में। अब मान लो आपको 1 2 3 ऐसे 4 आपको एक साथ नहीं निकालने। पहले आपने एक्सट्रैक्ट करा, मान लो इसको, इसको छोड़ दिया, इसको एक्सट्रैक्ट करा, इसको निकाल दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब मान लो आपको ये वाला निकालना है, तो ये फिल होना चाहिए, और इसको फिल अप कर दोगे आप किससे, इसको स्टोइंग के द्वारा। तो ये वॉइड जो हुआ उसको आप मिक्सचर या कोई भी जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल है उसके द्वारा इसको फिल कर दोगे। जिससे क्या होगा, ये एक पिलर की तरह या सपोर्ट सिस्टम, पिलर या सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, ठीक है। ये भी भर दिया, तो अब इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये जो फिलअप किया जा रहा है ये स्टोइंग के माध्यम से किया जाता है। स्टोइंग क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द सैंड या इनकम्बस्टिबल मटेरियल एंड द वाटर। रन अवे स्विच के बारे में हम देख चुके हैं यार, अब वापस नहीं देखेंगे। बट यहाँ पूछा क्या है, रन अवे स्विच कहाँ यूज होता है। रन अवे स्विच होता है डायरेक्ट रोप होलेज में। डायरेक्ट रोप होलेज में हम रन अवे स्विच का यूज करते हैं। याद रखिएगा, रन अवे स्विच, रन अवे स्विच कौन सा था, नहीं देखिए क्या रन अवे स्विच, नहीं देखे तो देख लो कि रन अवे स्विच क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका ट्रैक जैसा है, तो एक और ट्रैक ऐसे बना होता है। अरे रेल में तो बैठे होंगे ना बाबू। तो अगर मान लो आपका ट्रक इधर से जा रहा है, उसको इधर मोड़ना है, नॉर्मली इसमें जा रहा है, तो एक एक आदमी आता है ऐसा, या आदमी नहीं भाई, महिला एम्पावरमेंट, तो महिला आई, तो उसने इस ट्रैक को एक हाथ से, ऐसे एक लीवर होता है, उससे ये ट्रैक चेंज करते हैं इस पे लाने के लिए। तो ये रन अवे स्विच का काम करता है। दिस इज द स्विच नॉर्मली कैप्ट ओपन, ओपन रहता है। जैसे इसमें जाना तो इधर ही जाएगा, लेकिन यहाँ आदमी आएगा, ये लीवर को पुश करेगा तो ये इधर चेंज करना हो तो भी कर सकता है कि व्हेन ए लीवर हैंड इज ऑपरेटेड बाय ए ऑपरेटर द स्विच गेट क्लोज एंड द टब कैन पास ओवर इट, अदरवाइज द टब डिलेड व्हेन द पास ओवर द रनवे स्विच। मतलब अब अगर मान लो आपका ये लीवर दबा हुआ है तो आपका आराम से ट्रेन जा सकती है, बट अगर वो लीवर नहीं दबा है तो आप इसको ट्रेन को पलट भी सकते हो। तो ये ट्रेन को तो आदमी बैठे रहते हैं तो उसको तो नहीं पलटते हो, बट टब जिसमें मटेरियल है, अगर वो मेन पर्सन वगैरह खड़े हैं उसको हिट ना कर दे, इसलिए हम रन अवे स्विच का यूज करते हैं कि अगर मान लो अनकंट्रोल स्पीड या जो डिजायर पाथ है उस पर नहीं चल रहा तो आप उसको डी रेल करने के लिए काम में आता है रन अवे स्विच, ठीक है। कोई भी वाइंडिंग रोप है ना, नो वाइंडिंग रोप विच हैज बीन द मोर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए कि वाइंडिंग रोप है ना, वो कितना पुराना हो सकता है। वाइंडिंग रोप शुड नॉट बी मोर देन हाउ मेनी इयर्स। वाइंडिंग रोप जो है वो है ना 3.5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो वाइंडिंग रोप विच हैज बीन यूज फॉर मोर देन 3.5 साल, मतलब 3 ईयर, 3.5 years shall be used for the winding rope। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 years। तो ये आपको कहाँ से मिला, ये आपको सेक्शन 88 पढ़ना पड़ेगा CMR का, 2011 या 2017 में भी मिलेगा ये चीज, सेम ही चीज। तो इसमें लिखा है, कहाँ लिखा है कि नो वाइंडिंग रोप विच हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 3.5 years shall be used for the winding purpose। आप 3 से ज्यादा साल, 3.5 साल से ज्यादा रोप को आप
वाइंडिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अंडर होलेज सिस्टम, चलिए थोड़ा होलेज सिस्टम के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे जैसे ये होलेज होलेज पढ़ा है, डायरेक्ट होलेज, एंडलेस होलेज, ग्रेविटी होलेज, टेल गेट होलेज, तो थोड़ा होलेज के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि होलेज में क्या चलता है, क्या रहता है सीन। लक्की 3.5 साल, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। बाकी लोग क्या क्लास केवल देखने आए हैं, थोड़ा इन्वॉल्व होइए, है ना। हो सकता है बहुतों को नहीं आता है, ठीक है, जिसको नहीं आता है उसको भी डरना नहीं है। आप जाके जो भी क्लास में पढ़ा हूं उसको बार बार रिवाइज करिए, तो आगे जाके काम आएगा ही वो, है ना। आज नहीं तो अगली बार पूछूं तो आना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडरग्राउंड में होलेज सिस्टम देख लेते हैं, टाइप ऑफ होलेज देख लेते हैं। पहले तो टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना। तो पहला होता है डायरेक्ट ड्रॉप होलेज। तो डायरेक्ट ड्रॉप होलेज में क्या होता है, उसमें मैं ये जो जानकारी लिया हूँ वो एक एक गोरे की है, ठीक है। एक एक गोरे के अनुसार डायरेक्ट ड्रॉप होलेज, उसमें मिनिमम ग्रेडियंट है वो 12 डिग्री। रोप की जो स्पीड है डायरेक्ट रोप कॉलेज में 8 से 12 किलोमीटर पर आवर। और इसमें स्लिप रिंग मोटर यूज होती है, ये भी याद रखिएगा, स्लिप रिंग मोटर। ये आपको मशीनरी वगैरह में पूछ सकता है ना, स्लिप रिंग मोटर। और ये सिंगल ट्रैक होती है। एंडलेस होलेज, एंडलेस होलेज में क्या होता है, इसमें ग्रेडियंट जो है 1/6, स्पीड 3 से 7, रोप मोड यूनिडायरेक्शनली रोप मूव करती है। इसमें क्लिफ्टन पुली यूज होती है, तो आपको पूछ सकता है क्लिफ्टन पुली कहाँ पे यूज होती है, तो वो एंडलेस होलेज में यूज होती है। अगर स्लिप रिंग मोटर पूछे तो वो डायरेक्ट रूप होलेज में यूज होती है। क्लिफ्टन पुली, अगर स्क्वायरल केज मोटर पूछ ले, स्क्वायरल केज मोटर पूछ ले तो वो एंडलेस में, और अगर स्लिप रिंग मोटर पूछ ले तो डायरेक्ट रोप होलेज में। जैसे ये देखो, स्क्रू क्लिप, स्मॉल मैन क्लिप, कैम क्लिप, इनमें से कल एक क्लिप के बारे में पूछा था, शायद स्मॉल मैन क्लिप के बारे में पूछा था। तो टब्स कैन बी अटैच विद द रोप इंडिविजुअल ऑन द सेट विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप ऑफ क्लिप। कि कह रहा है कि जो टब होते हैं ना एंडलेस होलेज में, उसमें अलग अलग प्रकार के क्लिप यूज होते हैं, बट ये बेसिकली 3 टाइप के क्लिप, जो स्मॉल मैन क्लिप, स्क्रू क्लिप और कैम क्लिप का यूज करते हैं। और जो डायरेक्ट होलेज तो वो सिंगल ट्रैक था, बट एंडलेस होलेज डबल ट्रैक है। तो ये याद रखिए, क्लिफ्टन पुली किस में यूज होता है, स्क्वायरल केज मोटर किस में होता है, स्लिप मोटर किस में, स्लिप रिंग मोटर किस में यूज होता है, डबल ट्रैक कौन सा है, सिंगल ट्रैक कौन सा है, क्लिप्स कौन कौन से होते हैं, स्पीड किसकी कितनी होनी चाहिए। मेन एंड टेल रोप होलेज में ये क्या आता है, अंडुलेटिंग रोडवे, मतलब इस तरह का अंडुलेटिंग रोडवे है, तो वहां पे आपको मेन एंड टेल रोप होलेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी सिंगल है, तो सिंगल वाला डायरेक्ट वाला भी हो गया, और मेन एंड टेल वाला भी डायरेक्ट वाला ही हो गया, मतलब सिंगल ट्रैक वाला ही हो गया। इसमें क्या होता है, मेन एंड टेल, तो जो टेल रोप है ना वो डबल होगी मेन टेल के। तो मेन और टेल दो रूप होगी, तो टेल वाली जो है वो ज्यादा होगी, रोप की साइज ज्यादा होगी। ग्रेविटी होलेज, ग्रेविटी होलेज में क्या होता है कि जो ग्रेडियंट है वो 14 डिग्री होता है। और जो ग्रेविटी वाला होता है उसमें कोई किसी भी प्रकार की मोटर का यूज नहीं करते, विदाउट एनी मोटर। इसमें जिग पुली होता है, तो पुली भी पूछते हैं, क्लिप्टन पुली कहाँ होती है, क्लिप्टन पुली है यहाँ देखिए आपने एंडलेस में। और अब जिग पुली पूछ ले तो ग्रेविटी वाले में होता है। तो ये बेसिक कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रखनी है। एंडलेस, टेल डायरेक्ट, मेन एंड टेल, ग्रेविटी वाला। चलिए ट्रैक के बारे में बताओ, कि जो ट्रैक होता है ना रेल, अंडरग्राउंड में जो आपके टब वगैरह को लेके जाता है, तो उनके बीच की दूरी
इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं ट्रैक गोज। तो ट्रैक गोज के बारे में बताओ कितना होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को। कितना होता है मैं बताया भी था, 0.6 मीटर। 0.6 मीटर। ये देखो, ये जो ट्रैक के ये होते हैं ना, इनके बीच की दूरी यहाँ पे हम, आपने कभी पढ़ा होगा मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, तो वो सब किसके नाम के आधार पे, तो इनके बीच की दूरी के आधार पे उनको बोला जाता है नैरो गेज लाइन, मीटर गेज लाइन, ब्रॉड गेज लाइन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस नैरो, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये समझ में आनी चाहिए आपको चीजें कि क्या होती है। तो इंडिया में जो कोल सीम है, कोल सीम इन इंडिया सेज टू बी थिक। कोई भी कोल सीम है ना, कोल सीम को हम थिक कब बोलेंगे, थिक कब बोलेंगे, स्पेशली इन इंडिया कोल सीम को कब थिक बोल देंगे हम। बताओ कोल सीम को थिक कब बोलेंगे। जितेंद्रा, बनवारी, और कृष्णा, दीपक, लकी, आंसर प्लीज। तो कोल सीम इन इंडिया को मैं कब कोल सीम को हम थिक बोलेंगे, जब ये थिकनेस जो है अगर 4.5 मीटर से ज्यादा हुआ तो हम उसको थिक बोलेंगे। ठीक है, अगर 4.5 मीटर से ज्यादा हुआ तो आपकी थिक सीम होगी। इसकी बात कर रहा हूं मैं, थिकनेस की। कह रहा है कि ए रोड इज ऑन द प्रॉपर कोल सीम, मतलब अगर कोल सीम के ऊपर ही आपका रोड है या नीचे आपकी कोल सीम है मान लो, तो अगर मान लो यहाँ आपका डंपर भी जा रहा है, ये आपकी कोल सीम है, तो इसको क्या बोलेंगे। अरे यार ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो ऐसे को, अच्छा पर ये मैं ओपन कास्ट का बता दिया आपको। अगर अंडरग्राउंड की बात चल रही है तो अंडरग्राउंड में अगर जो कोल सीम के ऊपर ही कोई रोड बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको गैलरी। कोई भी रॉक, रॉक है ना, रॉक आर मेसिव, रॉक आर मेसिंग बेडिंग प्लेन, अगर उनके बीच की पार्टिंग कितनी हो तब, अगर वो 1.2 मीटर से ज्यादा हो तो रॉक आर मेसिव बेडिंग प्लेन, जब वो 1.2 मीटर से ज्यादा हो। अच्छा वेन, अगर मान लो आपने एक गैलरी बनाई है, वेन एन अंडरग्राउंड गैलरी इज ड्रिवन, आप एक गैलरी बना रहे हो, मान लो ये गैलरी बनाई, तो
आपका जो यहाँ पे जैसे पहले प्रेशर, मैं थोड़ा अलग पेन का यूज कर लेता हूँ कि इस पे जो मान लो अब तो ये वॉइड हो गया, तो आप में इसमें क्या होएगा, पहले ऐसे ऐसे प्रेशर लग रहा था, है ना, तो ऊपर जो स्टार्टा था उसका प्रेशर ऐसे लग रहा था। तो ये अब क्या होएगा, ये अब यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस वाली थ्योरी को हम बोलेंगे प्रेशर आर्क थ्योरी। कि आपका जब वेन एन अंडरग्राउंड गैलरी इज ड्रिवन, when an underground gallery is driven, the equilibrium of a pre-mining force is distributed and redistributed of pressure take place. This can be better explain कि अगर जो आपका प्रेशर है वो रीडिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस चीज को हम बोलते हैं प्रेशर आर्क थ्योरी। ठीक, प्रेशर आर्क थ्योरी। देखो प्रेशर आर्क थ्योरी है जिसमें आपका जो प्रेशर है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो प्रेशर आर्क थ्योरी होता क्या है बेसिकली, कि एन एक्सक्वेशन इज मेड इन द स्ट्राटा, द प्री माइनिंग सिस्टम ऑफ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द लेटेंट एनर्जी which exists in the strata is released, the pressure redistribute itself, the bend of the roof bed will cause the bed to sag away, and when the each other the thrust of distributed। अरे यार इतना नहीं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन या प्रेशर आर्क थ्योरी में क्या होता है, प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे हो रहा है वो सब समझ में आ गया। अब फुल फॉर्म ऑफ एस एस आर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। सिस्टमेटिक, तो ये आपको मैं बोला भी था कि आपको LSD, SDL और SSR इस तरह के, जैसे वो सी वर्ड आज पढ़ा था उसका, तो ऐसे कभी आपको टर्म दे तो उनका फुल फॉर्म भी देखा करो। बहुत बार आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना, कि एचडीएल का क्या होता है, एचडीएल का, तो ये अब LSD SDL तो बहुत छोटे क्वेश्चन हो गए, तो अब कुछ टफ वाले क्वेश्चनों पे जा रहे हैं ना। तो सिस्टमेटिक सपोर्ट सिस्टम। अब देखो यहाँ RMR का पूछ लिया, कि RMR का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, रॉक मास वेटिंग। चलिए थोड़ा देखते हैं कि आरक्यूडी क्या होता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं आरक्यूडी क्या होता है। तो उसको बोलते हैं रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, ये याद रखिएगा। आरक्यूडी रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, रॉक क्वालिटी डेजिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरक्यूडी अगर आपको कभी भी निकालना तो कैसे निकालोगे, कि आपके पास 10 सेंटीमीटर से बड़े वाले ब्लॉक कैसे है, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा बड़ा सा कोर था, उसको आपने तोड़ दिया, तो इसमें से कोर्स तो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, ये मान लो 15 का है, 20 का है, 30 का है, ये 15 का है, ये 12 का है, ये मान लो 8 7 6 5। तो इनमें से जो 10 से बड़े हैं ना, तो मोर देन 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो मान लो 50 20 70 ऐसे करके 70 80% आया, मान लो 80 आया, कि 80 आया, कि कोर पीसेज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर उनको जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मान लो ये 100 है, 100। तो आरक्यूडी कितना हो जाएगा, आरक्यूडी हो जाएगा 0.8। तो इस तरह से आरक्यूडी निकालता है। तो आरक्यूडी क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ इनटेक कोर पीस लॉन्गर देन द 100 mm, या तो 100 mm ले लो या 10 सेंटीमीटर ले लो, और द 4 इंचेज इन द टोटल लेंथ ऑफ द कोर बोर होल। ठीक है, बार्टन सिस्टम, बार्टन क्यू सिस्टम क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आर क्यू डी, उसमें अभी आर क्यू डी आता है,
SRF आता है, JR, JW, JN, RQD, ZR, JW बाई JN, JA इंटू SRF। ठीक है, ये चीजें होती है। तो RQD क्या होता है? रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, जो हम देखिए रॉक क्वालिटी डेजिनेशन। JR क्या होता है? जॉइंट रफनेस नंबर, जॉइंट रफनेस नंबर। JW क्या होता है? जॉइंट वाटर रिडक्शन नंबर। ZN जॉइंट नंबर, जॉइंट सेट नंबर। ZA जॉइंट अल्टरनेशन नंबर। और स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। आपको अगली बार SRF भी पूछ सकता है, SRF क्या है? तो क्या है? स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ RQD क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। बार्टन सिस्टम क्या होता है? कंबाइंड RMR क्या होता है? ठीक है। चांसेस ऑफ द स्पेन फेलियर, चांसेस ऑफ स्पेन फेलियर। स्पेन फेलियर क्यों होता है? उसके चांसेस क्या रहते हैं कि अगर आपने जो आपकी गैलरी है उसको अगर वाइड वाइड बहुत ज्यादा वाइड गैलरी हुआ है ना, तो उसका स्पान फेलियर होता है। तो उसके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं वाइडर गैलरी में। Which of the following hazardous is met when the rope exposed during the deploying? अगर कह रहा है कि 90 become more than, अगर मान लो 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर से ज्यादा आपका रूप एक्सपोज हुआ, अगर आप डिप्लोरिंग कर रहे हो और आपका जो गेले रूफ जो है वो 90 मीटर स्क्वायर से ज्यादा एक्सपोज हो गया, तो उसके द्वारा जो फेलियर होगा उस चीज से क्या बोलते हैं? एयर ब्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्डस इज मेट व्हेन द रूफ एक्सपोज ड्यूरिंग डिप्लेयरिंग ऑपरेशन बिकम मोर देन 90 मीटर स्क्वायर? अगर 90 मीटर से ज्यादा आपका हुआ तो उसमें एयर ब्लास्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब देखो यहाँ स्टोइंग का फिर से पूछ लिया है। अंडरग्राउंड जो स्टोइंग करते हैं, स्टोइंग का मतलब तो पता होना चाहिए ना कि वाटर और सैंड का मिक्सचर या और भी इन कार्बोनेश मटेरियल का मिक्सचर जो होता है जिसको हम फिलअप करने के लिए यूज करते हैं, उसको स्टोइंग बोलते हैं। तो बोल रहा है कि द कॉमन रेट ऑफ स्टोइंग इन द अंडरग्राउंड, कितने टन ऑफ द सेंड पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना सेंड का होना चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको रटने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 100 100 100 पर आवर, 100 टन पर आवर, 100 टन पर आवर। अगर स्टोइंग के बारे में पूछे कि हर घंटे 100 टन पर घंटा चाहिए। P5 एक्सप्लोजिव को हम देखे थे, P5 एक्सप्लोजिव कहाँ? सॉलिड ब्लास्टिंग में। उसमें हमने डिटोनेटर तक भी दिखा कि कौन सा डिटोनेटर यूज करेंगे, इन कैप्स एंड इन कैप्स सेंसिटिव वाला। सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोजिव यूज करेंगे। देखो ये SDL, यहाँ पे SDL नहीं लिख रहा, पूरा लिख रहा है वो साइड डिस्चार्ज लोडर, साइड डिस्चार्ज लोडर। ये बोल रहा है कि SDL जो है, SDL के बारे में बताओ कि SDL क्या होता है आपका? SDL टायर माउंटेड होता है क्या, या फिर क्राउल माउंटेड? क्राउलर समझ रहे हो ना, क्राउलर और टायर में क्या अंतर है? मान लो ये कोई भी मशीन है, XYZ मशीन है मान लो, है ना, अगर उसमें ऐसे पहिए लगे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं टायर माउंटेड। अगर मान लो ये XYZ कोई मशीन है, मान लो डोजरी है, तो उसमें अगर इस तरह की चेन लगी है तो उसको हम बोलते हैं चेन माउंटेड या क्राउलर माउंटेड, माउंटेड। ठीक है। लूप टेकअप, लूप टेकअप अरेंजमेंट क्या होता है? लूप टेकअप का बताओ। ये क्या होता है? कन्वेयर सिस्टम जो होता है ना, ऐसा कुछ कन्वेयर सिस्टम यहाँ पे होता है। तो ये लूप टेकअप क्या होता है? लूप टेकअप, लूप टेकअप सिस्टम क्या होता है? इसको ऊपर नीचे करके इसमें जो टेंशन होती है ना बेल्ट में,
बेल्ट में जो ये बेल्ट होती है उसको टाइट वाइट करने के काम में आता है। तो किस में काम आता है? बेल्ट कन्वेयर में यूज हो रहा है लूप टेक का। चलिए यहीं तक आज की क्लास को रखते हैं, है ना। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये क्लास देख सकते हैं, ठीक है। मेरा पर्पज ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं जो आपके नीडफुल है तो वो मैं देता हूं, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी तरीका चेंज करना हो, वो मैं करने को तैयार हूँ। बस आप ये कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उन चीज़ों को उतना ज़्यादा बढ़िया रिवाइज करें। मैं आपको बताया था कि क्लास लेने के बाद उस दिन भी आपको रिवाइज करना है और अगले दिन वापस क्लास लेने से पहले भी रिवाइज करना है, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय।